नमस्कार दोस्तों, आज मैं डॉक्टर साहब से मिलने आया हूँ। डॉक्टर संदीप कुमार जी, जो जनरल सर्जन एंड कैंसर स्पेशलिस्ट। संदीप कुमार, जो डॉक्टरी फील्ड का जो आपका सफ़र रहा है, कैसा रहा है? मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, या उस समय इलाहाबाद से एमएस जनरल सर्जरी की डिग्री करके 2 महीने बाद ही मुझे कार्डिफ यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में, जो कि यूनाइटेड किंगडम या कह लीजिए कि बरतानिया में है, वहाँ अपॉइंटमेंट मिल गया, जहाँ मैंने पीएचडी भी करी और रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबरा की एफआरसीएस की बड़ी डिप्लोमा किया। और उसके बाद मुझे लगा कि अब भारतवर्ष लौट आना चाहिए, क्योंकि शिक्षा पूरी हो गई थी और परिवार मेरा यहाँ संपन्न था। भारत आने की इच्छा थी तो कई जगह जॉब अप्लाई की, लगभग सभी जगह सिलेक्शन हो गया। भारतीय सेना में भी हो गया, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी हो गया और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो गया, वहाँ मेरी पत्नी का भी हो गया। तो फिर 5 सितंबर सन 1984 को मैं लखनऊ आ गया। यहीं पे मैं लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर हो गया। सन 2011 में भारत सरकार से न्योता आया। कुछ लोगों ने कहा कि नए एम्स बन रहे हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो एम्स में एक सिलेक्शन कमेटी बैठी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, निर्माण भवन में दिल्ली में, जहाँ 15-16 लोगों को बुलाया गया। उसमें मेरा भी नाम था और मुझे वहाँ नंबर 1 पे सिलेक्ट करके एम्स भोपाल का डायरेक्टर नियुक्त किया गया, जिसका चार्ज मैंने सन 2011 नवंबर में, अक्टूबर में ले लिया। और फिर मैं करीब 4 वर्ष तक एम्स भोपाल का डायरेक्टर रहा। मेरे पास अन्य एम्स का, जो भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश के एडिशनल चार्जेस भी बीच बीच में रहे। और एक नए एम्स 150-200 एकड़ के कैंपस में बनाने का सौभाग्य मिला। उसके बाद मैं यहाँ लौट आया। लौट के मैंने खूब प्राइवेट कॉलेजेस में 1-2 साल तक पढ़ाया। फिर मुझे एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया, जो करीब 35,000 सर्जन्स की बड़ी संस्था है, उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ सर्जरी, जैसे कि आप ये काम कर रहे हैं, आप एक रिपोर्टर हैं, एडिटर हैं, आपका ये स्पष्ट आवाज़ चलता है, इसी प्रकार से हम लोग की सर्जिकल जर्नल है इंडियन जर्नल ऑफ सर्जरी, उसका मैं चीफ एडिटर हूँ करीब 5 वर्ष से। और मरीज़ों की सेवा करता हूँ, अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। और अभी मैंने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक बहुत मेरी इंटरेस्टिंग है। ये पुस्तक है जिसका शीर्षक है अच्छे इलाज के 51 नुस्खे। अब अगर आप परमिशन दें तो मैं 1-2 मिनट पुस्तक के बारे में बता दूं। बिल्कुल, जरूर। ये पुस्तक जो है, ये आप जैसे देख रहे हैं, शीर्षक है अच्छे इलाज के 51 नुस्खे। ये वो नुस्खे हैं जो व्यक्ति को सक्षम बनाते हैं कि वो अच्छा इलाज करा सके। और यदि ऐसा हो कि इलाज की ज़रूरत पड़े, घर में कोई बीमार हो जाए, स्वयं व्यक्ति बीमार हो जाए, तो उसको अच्छे से अच्छा इलाज कराने में सक्षम हो जाए। अपनी दुर्बलता के समय कैसे जिए, क्या हेल्थ है, क्या वेलनेस है, मृत्यु का सामना कैसे करें, कैसे खर्चों से बचें डॉक्टरी के, इन सब बातों में ये जानकारी देती है। हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लें, अपने घर में क्या घरेलू सामान रखें, मेडिकल के डॉक्टर कैसे काम करते हैं, उनके कार्य करने की क्या शैली है। तो एक जन सामान्य को, एक जनरल आदमी को इस बात से अवगत कराती है कि बुढ़ापा कैसे झेलें और देश के अंदर क्या सुविधाएं हैं इलाज की, किस प्रकार से इलाज होता है। और तमाम जानकारी है 500 पन्ने के अंदर। और मेरा अपनी सोच है कि इस तरीके की कोई दूसरी पुस्तक अभी उपलब्ध नहीं हुई है और ये बहुत यूज़फुल पुस्तक होगी। मेरा परिवार है, मेरी पत्नी भी पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं। और मैं अपने बारे में क्या बताऊं, अनिल जी, आप क्या पूछना चाहेंगे? मैंने अपनी शिक्षा के बारे में बता दिया। बहुत अच्छा लगा। और मैंने एक और पुस्तक लिखी है, राग जॉर्जियन करके। जी, बिल्कुल जानकारी। ये पुस्तक भी थोड़ी अनूठी है। एक मेडिकल कॉलेज जिसकी बहुत सारी कहानियाँ, किस्से थे, लोगों के मन में थे। एक 16-17 साल का लड़का
अपने गांव से, अपने शहर से, कहीं उत्तराखंड से, कहीं देवरिया से, कहीं मेरठ से हाई स्कूल इंटरमीडिएट करके आ जाता है, उसकी वहाँ रैगिंग होती है, उसकी वहाँ पे अच्छा। पूरी शिक्षा होती है, उसके अपने अपने प्रेम प्रसंग होते हैं, उसके डॉक्टरों के साथ, अन्य डॉक्टरों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, जी, जी, अपने बिल्कुल। टीचर्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ बहुत सारे हादसे होते हैं या कहानियाँ होती हैं। उनकी एक अनूठी याददाश्त उन प्रसंगों को समायोजित करते हुए एक यूलॉजिकल बायोग्राफिकल किताब है, हास और व्यंग उसमें ज़्यादा है, राग जॉर्जियम नाम से, वो मेरी पहली पुस्तक है। क्या बात है, क्या बात है। इसके अलावा मेरे करीब 150 शोध पत्र प्रकाशित है, वाह। जो जिनके ऊपर मुझे नेशनल एकेडमी का पुरस्कार। नेशनल मेडिकल एकेडमी का नेशनल पुरस्कार भी मिला हुआ है। बहुत अच्छा। मेरा एक सवाल ये है कि आजकल लोगों का आधुनिक जीवन जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से आज नई नई बीमारियां और नई नई समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं, और इसके लिए आजकल डॉक्टरों को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, इस कुछ बताएं, क्योंकि आपका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है इसमें, हम थोड़ा सा। आपका प्रश्न है अनिल जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि आधुनिक समय में नई नई बीमारियां आ रही हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आधुनिक समय में बहुत सी पुरानी बीमारियां ख़त्म हो गई हैं। क्या? हमारे बचपन में स्मॉल पॉक्स होता था, लोगों के चेहरे पे दाग हो जाते थे, बिल्कुल ख़त्म हो गया। कभी आपने सुना होगा स्पेनिश फ्लू आया था, ख़त्म हो गया। प्लेग आया था, हमें याद है, हमारी नानी बताती हैं कि हमारे 2 नाना मर गए थे, उनके बेटे 2, और वो अपने पोतों को लेके भाग आई थी प्रयागराज में, कहीं कहीं प्लेग आया था। तो बहुत सी बीमारियां जाती हैं। अब जैसे कोरोना एक संक्रामक रोग है, नई बीमारी आई जो हमने आपने सबने देखी, और एक बड़ा भारी उन्होंने मानव हनन किया और बहुत लोगों की मृत्यु हुई, जो कि संक्रमण रोग था। लेकिन जिस परिवेश में आप प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं उसे समझ रहा हूँ, लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं जी, इनको। जीवन शैली में क्या ऐसा बदल गया है कि नए रोग आ गए हैं। तो जीवन शैली में जिसको ये कहते हैं कि ये जंक फूड और आपाधापी का जीवन जो आ गया है, ये दौड़ भाग का जीवन, जिसके अंदर व्यायाम की कमी है, जिसके अंदर लोगों में मित्र भाव की कमी है, जिसमें फ्री टाइम नहीं है, जिसमें ये हरी वरी एंड करी जिसको कहते हैं, दौड़ भाग का जीवन या बम्बैया जीवन कह लीजिए, ठहराव नहीं है जीवन में, जीवन में कोई ठहराव नहीं है, कहीं ठाका नहीं है, कहीं ठिठक नहीं है। अपने जो संबंध दादी नानी के और तमाम रिश्ते, वो रिश्ते कम हो गए, बच्चे कम हो गए, रिश्तेदारी कम हो गई, आवरण अधिक हो गए, दिखावा अधिक हो गया, भोजन में बड़ा आर्टिफिशियल हो गया, घर का कचरी और बड़ी और मंगौड़ी छूट के पैकेट के अंदर पैकेज्ड भोजन है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे केमिकल्स का प्रयोग है जो प्रिजर्वेटिव होते हैं, जिससे ये थैलियाँ आ गई हैं, पन्नियाँ आ गई हैं, जो हमारे नदियों नालों को भी हार्म करती हैं। बिल्कुल। तो पैकेज फूड है, प्रिजर्व फूड है, टिन डब्बे में बंद खाना है, बासी खाना है, रेफ्रिजरेटर में 2-2 दिन का रखा हुआ खाना गर्म करके खाने वाला खाना है, खेतों के अंदर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड है। ये सब से जो बीमारियां हुई हैं, उनमें कहने को कहिए कि जो अवसाद हो गया है, कैंसर हो गया है, हार्ट डिजीज़ बढ़ गई है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, डायबिटीज़ बढ़ गई है, चॉकलेट इत्यादि, मिठाई कचौड़ी पूड़ी इत्यादि ज़्यादा खाने से, या जंक फूड ज़्यादा, या मैदे की बनी हुई चीज़ें या तली भुनी चीज़ें अधिक खाने से मोटापा जो बढ़ गया है, यही आज की लाइफस्टाइल या जीवन शैली बीमारियां हैं जो बढ़ गई हैं, जिनसे हम लोग रोज़ सामना कर रहे हैं। बिल्कुल। आजकल एक चीज़ नॉर्मल हो गया डॉक्टर साहब कि अब बाल पकने का कोई उम्र नहीं रह गया, इसका क्या मुख्य कारण हो सकता है? ये तो देखिए, बाल पकने की उम्र पहले भी नहीं थी। हमारी दादी लोग बताती हैं कि उनके कुछ बच्चों के बचपन में, ये जो आप मेरे में गंजापन देख रहे हैं, इसको मेल टाइप बॉल्डनेस कहते हैं। ये नाना दादा में भी थी, उनके भी परदादा में थी। और कुछ लोगों के जवानी में जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ये चिरकाल से है। तो ये मैं नहीं मानूंगा कि आजकल का खान पान या आचार विचार व्यवहार आहार ऐसा हो गया है जिससे आदमी जल्दी गंजा होने लगा या बाल सफ़ेद हो। हाँ, मोटापा, कुछ हार्ट डिजीज़ेज, अवसाद यानी डिप्रेशन, ये सब ज़रूर आज की जीवन शैली की वजह से है।
गंजापन होना आदमियों में और बाल सफ़ेद कुछ जवानी में हो जाना, ये पहले से प्रचलित है। बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। आप